टॉपिक 3 है द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम। तो मॉडर्न क्रिकेट में टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट था, जिन्हें नेशनल टीम के बीच खेला जाता था। फेमस होकर लोगों की यादों में रसबस हो जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी नेशनल टीमों के प्लेयर्स होते थे। पेंटेंगुलर और क्वाड्रेंगुलर में दोनों ही ओर से जो उन्हीं खिलाड़ियों को इंडियन फैंस याद करते हैं, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिला हुआ है। अपने टाइम के बेहतरीन बल्लेबाज CK नायडू को तो लोग अब भी याद करते हैं। जब भी पालवनकर, यानी कि उसके मुकाबले पालवनकर विठल और पालवनकर बालू जैसे उनके कुछ कंटेम्पररीज इसलिए भुला दिए गए क्योंकि नायडू का कैरियर तो लंबा था, पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के वक्त तक वो एक्टिव नहीं रहे। हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाले पहले क्रिकेट मैचों तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले टेस्ट क्रिकेट के वक्त तक वो एक्टिव रहे। हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में जो क्रिकेट शुरू होने वाले थे तब तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले टेस्ट कैप्टन के रूप में हिस्ट्री में उनका नाम सुरक्षित है। इस तरह भारत ने आजाद होने के पहले 1.5 दशक पहले टेस्ट क्रिकेट में एंट्री कर ली थी। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच खेला जाता था, ना कि सोवेरियन नेशंस के साथ। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जब खेला गया तब गवर्निंग डोमिनियन स्टेट भी नहीं था। उसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने वाले स्मॉल कैरेबियन कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के काफी बाद तक ब्रिटिश कॉलोनीज ही थे। 3.1 देखते हैं, डीकोलोनाइजेशन एंड स्पोर्ट। यूरोपियन एम्पायर से आजादी हासिल कर इंडिपेंडेंट नेशन के बनने की प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन कहा जाता है। 1947 में इंडिया की आजादी से शुरू होकर यह सिलसिला अगली आधी सेंचुरी तक चलता रहा। इस सिलसिले का असल ट्रेड, कॉमर्स, मिलिट्री अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड स्पोर्टिंग मैटर्स। लेकिन यह सब एक बार नहीं हुआ। क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट इंपीरियल ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने में अच्छा खासा वक्त लग गया था। भारत की आजादी से ब्रिटिश एम्पायर के खात्मे का एक ब्यूगल तो बज गया था, पर क्रिकेट के इंटरनेशनल आयोजन पर एम्पायर क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का कंट्रोल रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ICC पर, जिसका 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया। इसके फाउंडेशन मेंबर का वर्चस्व था। इन्हीं के साथ में वीटो पावर भी वो रहे थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के विशेष अधिकार 1989 में जाकर खत्म हुए और अब इक्वल मेंबरशिप रह गई है। पहले इन दोनों को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था, विशेष अधिकार थे उनके पास, लेकिन अब सारे कंट्रीज सेम है। पिछली सेंचुरी के 50 और 60 के दशक में वर्ल्ड क्रिकेट के फ्लेवर्स का पता चला कि इस बात से पता चला कि इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका जैसे देश के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां न सिर्फ रेशियल डिफरेंस बरता जाता था, बल्कि टेस्ट मैचों में नॉन वाइट यानी कि साउथ अफ्रीका की ज्यादातर पॉपुलेशन को खेलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने हालांकि साउथ अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन ICC में उनकी ताकत नहीं थी कि उसे इस खेल से बॉयकॉट कर दे। ये तब भी हो पाया जब एशिया और अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन से आजाद हुए नेशंस ने और साथ में ब्रिटेन की लिबरल फीलिंग्स में इंग्लिश क्रिकेट अथॉरिटीज पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के
साउथ अफ्रीका टूर को कैंसिल करवाना यानी कि रद्द करवाने में कामयाबी पाई। सोर्स सी पढ़ते हैं, महात्मा गांधी एंड कॉलोनियल स्पोर्ट। महात्मा गांधी बॉडी एंड माइंड के बीच बैलेंस रखने के लिए स्पोर्ट को बहुत जरूरी मानते थे, लेकिन वो ये बात भी अक्सर कहते थे कि क्रिकेट और हॉकी जैसे स्पोर्ट अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं और ये खेल हमारे ट्रेडिशनल गेम्स को खत्म करते जा रहे हैं। उनका मानना था कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेल कुछ क्लास के लिए ही है। इन खेलों में कॉलोनियल माइंडसेट के दर्शन होते हैं और ये खेल हमारी मिट्टी से उपजे सिंपल एक्सरसाइज के मुकाबले कम इफेक्टिव एजुकेशन ही दे पाते हैं, ऐसा उनका मानना था। महात्मा गांधी के लेखों में से लिए गए इन 3 एक्सट्रैक्ट यानी कि अंश है को पढ़िए और थॉमस आर्नोल्ड या ह्यूजेस द्वारा एजुकेशन और स्पोर्ट एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्रेस किए गए विचारों में उनकी कंपैरिजन कीजिए। तो आइए अब बॉडी की और देखते हैं। हर रोज 1 घंटा टेनिस, फुटबॉल या क्रिकेट खेल लेने से क्या हम बॉडी को बिल्डअप हुआ कह सकते हैं? यह सच है कि शरीर इसमें मजबूत होता है, लेकिन जैसे जंगल में दौड़ने फिरने वाले घोड़े का शरीर मजबूत तो कहा जा सकता है, लेकिन ट्रेन नहीं है। उसी तरह ऐसा शरीर मजबूत होते हुए भी ट्रेन नहीं कहा जा सकता। ट्रेन बॉडी निरोगी होती है, मजबूत होती है, कसा हुआ होता है और उसके साथ हाथ पैर में भी अच्छी तरह से काम करते हैं। उसके हाथों में जैसे पिकर, फिर शोवेल, हैमर, पिकैक्स जो होता है वो, फिर शोवेल है, हैमर एटसेट्रा ऑर्नामेंट्स होते हैं और ये हाथ इन सब का उपयोग भी कर सकती है। 30 माइल्स की जर्नी करते हुए ट्रेन बॉडी शायद थकेगी नहीं। ऐसी फिजिकल कल्चर ट्रेनिंग कैसे मिलती है? हम कह सकते हैं कि मॉडर्न करिकुलर यानी कि पाठ्यक्रम में इस नज़रिए से फिजिकल एजुकेशन नहीं दी जाती। व्हाट इज एजुकेशन में से ये लिया गया है। लेकिन अगर ये हकीकत हो कि इस पवित्र भूमि पर क्रिकेट और फुटबॉल का चलन होने से पहले आपके अपने नेशनल गेम्स हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी इंस्टीट्यूशन को उन्हें फिर से लाना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत में कई बहुत अच्छे देसी खेल हैं, वो क्रिकेट और फुटबॉल की तरह इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग है। उनमें खतरे भी उतने ही हैं और ऊपर से उनकी एक खूबी ये भी है कि वो एक्सपेंसिव नहीं होते, क्योंकि उन पर लगभग कोई खर्च ही नहीं होता। ये महेंद्र कॉलेज से ये लिया गया 24 नवंबर 1927। मेरी नज़र में हेल्दी बॉडी वो है जो आत्मा को कंट्रोल में रखता है और उसकी सर्विस, सेवा के साधन के रूप में हमेशा तैयार रहता है। मेरी नज़र में ऐसी बॉडी फुटबॉल के मैदान में नहीं बनाई जाती, वो तो अनाज के खेतों और फार्मों में बनाई जाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस संबंध में विचार करें और आपको मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई को समर्थन करें, और उसमें अनगिनत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। हमारे कॉलोनियल बॉर्न इंडियन फुटबॉल और क्रिकेट के इस मेनिया यानी कि कल्चर के प्रवाह में बह जाते हैं। कुछ सर्कमटेंसेस में इन खेलों का अपना महत्व हो सकता है। आप इस सीधी सादी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मैनकाइंड यानी कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग जिनकी बॉडी और माइंड पावरफुल है, सिर्फ और सिर्फ वो किसान ही है। वो इन खेलों को जानते तक नहीं और वो ही संसार में सबसे बेस्ट है। लेटर टू लाजरस 17 अप्रैल 1915।